हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। और हमने ये देखा था कि एनिमल टिश्यूज़ को ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ कनेक्ट करने से रिलेटेड है। तो कर क्या रहे हैं, ये टिश्यूज़ प्रेजेंट है और दूसरे टिश्यूज़ के बीच में, और उन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम कर रहे हैं। जैसे ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, सपोज ऊपर स्किन है ये, और यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट है मसल्स, तो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो इनके बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कर रहा होगा, एपिथेलियल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट करने का ये काम करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, दे कनेक्ट्स, सेपरेट्स एंड सपोर्ट्स ऑल अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी में जो और डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं उनको कनेक्ट करने का, अलग करने का, सेपरेट करने का और सपोर्ट करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यूज़ करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी हमने फर्दर कई टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और वो एक मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स यानी सेल्स के बाहर कुछ सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस के अंदर ये सेल्स एम्बेडेड हैं या लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी होती है, ये मैट्रिक्स असेल्युलर होती है, यानी ये किसी सेल की बनी हुई नहीं होती। ये बनी हुई होती है प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, स्पेशली शुगर्स की। प्रोटीन्स और शुगर की बनी हुई मैट्रिक्स होती है, जिसमें प्रोटीन्स के लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। तो फाइबर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं में एम्बेडेड होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट है मटेरियल यानी मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल्यूलर मतलब सेल के, तो सेल के बाहर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है मैट्रिक्स, उसके ये बने हुए हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स किसकी बनी है, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। ऐसे प्रोटीन की फाइबर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। फंक्शन इनका क्या है, जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी, डिफरेंट टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, और डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में कनेक्शन बनाना, डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में चीज़ों के एक्सचेंज को पॉसिबल बनाना, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ ही कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ डिफरेंट कैटेगरीज में, किसकी बेसिस पर, कि उनकी मैट्रिक्स कैसी है। बेसिकली हमने जो डिवाइड कर रखा है मैट्रिक्स के बेसिस पर। अगर उनके मैट्रिक्स में जो सेल्स तो प्रेजेंट है, और साथ ही में क्या प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन के फाइबर्स की ये बनी हुई है। तो ये जो फाइबर्स हैं, अगर ये दूर दूर प्रेजेंट है, इनके बीच में बहुत सारी खाली जगह है, तब हम इनको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। लेकिन अगर फाइबर्स बहुत पास पास प्रेजेंट हैं, काफ़ी पास पास हैं फाइबर्स, तब हम इन कनेक्टिव टिश्यूज़ को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। और ये फाइबर्स अगर और भी ज़्यादा पास पास प्रेजेंट हैं, और भी ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तब हम इनको बोलते हैं स्केलेटल टिश्यूज़। और कहीं अगर ये मैट्रिक्स लिक्विड है, वो बह सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है बहकर, तो उसे हम बोल देते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने देखा मैट्रिक्स कैसी है, उसके बेसिस पर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। लिक्विड मैट्रिक्स है तो हम उसे बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 2 आते हैं, ब्लड और लिम्फ। जिसमें से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 9th क्लास में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। अगर मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट हैं और वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फाइबर्स का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो मैट्रिक्स कैसी और डेंस है, तब हम उसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसमें आते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। और फाइबर्स और भी ज़्यादा हैं तो मैट्रिक्स कैसी हो गई है, अब थोड़ी हार्ड हो गई है और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गई है, तब हम उसे कहते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो एक एक करके इनको पढ़ना हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हमने पीछे बात की थी, फाइबर्स कैसे हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लिविंग लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन। फाइबर्स के बीच बीच में लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट हैं। तो सेल्स हैं, फाइबर्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह यहाँ प्रेजेंट है, लूजली अरेंज्ड है फाइबर्स। ये जो सेल्स, जिन सेल्स के ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बने हुए हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये वो सेल्स हैं जो इस मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहे हैं। तो प्रोटीन के फाइबर्स भी यही सेल्स बना रहे हैं और जो बाकी शुगरी सब्सटेंस है यहाँ पर वो भी यही सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। काम क्या है इन लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जो बेसिकली काम है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स को अपनी प्लेस पर मेंटेन करके रखना। हमारी बॉडी में हमें पता है कैविटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी जिसके अंदर स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट है, और चेस्ट कैविटी जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो ये कैविटी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अगर कोई टिश्यू हमें ऐसा चाहिए जो इन ऑर्गन्स को अपनी जगह पर मेंटेन करके रखेगा, नहीं तो ये ऑर्गन्स अगर हिलते रहेंगे तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, डैमेज भी होने के इनके चांसेस रहेंगे। तो ऑर्गन्स को प्लेस पर होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। और डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम तो ये कर ही रहा है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू को अगर मस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट करना है तो कौन करेगा, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू ही करेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन जिसमें से हम जो दो मेन पढ़ेंगे वो क्या है, एरियोलर टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़। ये क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो फाइबर्स इसमें दूर दूर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से बीच में ओपन स्पेसेस प्रेजेंट हैं। लैटिन में ओपन स्पेसेस को हम एरियोलर कहते हैं। तो क्योंकि इसमें फाइबर्स दूर दूर अरेंज है, बीच बीच में ओपन स्पेसेस हैं, इसलिए हम इस टिश्यू को एरियोलर टिश्यू कहते हैं। काम क्या है, ये बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है। यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। और ये जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं क्या है, ये फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स काफ़ी दूर दूर है, लूजली अरेंज्ड है। तो ये है एरियोलर टिश्यू, पैकेजिंग टिश्यू की तरह ये काम करता है। तो जहाँ भी बॉडी में खाली जगह है उसको फिल करने का ये काम करता है, चाहे वो स्किन और मसल्स के बीच की खाली जगह हो या डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट है वो हो। ब्लड वेसल्स को ये सराउंड करता है, नर्व बंडल्स को सराउंड करता है, मसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को ये सराउंड करता है। दूसरा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू। तो होता तो ये भी ऐसा ही है, सेल्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसमें फाइबर्स लूजली अरेंज्ड है। स्पेशल बात जो इसमें है कि इसके जो सेल्स हैं, जिनको अब हम बोल देते हैं एडिपोसाइट्स, क्या बोल देते हैं इन सेल्स को हम, एडिपोसाइट्स, वो स्पेशली मॉडिफाई हो गए हैं फैट को स्टोर करने के लिए। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है फैट को स्टोर करके रखना, एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करना। कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है वहाँ वहाँ पर ये प्रेजेंट है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट है, मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट है। तो फैट को क्योंकि इकट्ठा करके रखते हैं तो और क्या काम कर रहे हैं, कुशन की तरह काम कर रहे हैं, यानी शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी ये काम करता है। और दूसरा, ये बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है, यानी बॉडी की जो हीट है उसे ये इन्वायरमेंट में डिसिपेट नहीं होने देता, उसको लॉस नहीं होने देता इन्वायरमेंट में। तो जैसे आपने देखा भी होगा, जो ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं, जैसे पोल्स हैं, वहाँ पर प्रेजेंट जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जैसे पोलर बियर है, वो सब कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। फैट मोटे मोटे एनिमल्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू का अमाउंट ज़्यादा होता है। एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होगा उन्हें, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा तो बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होगा, ज़्यादा फैट स्टोर होगा तो बॉडी की हीट एनवायरनमेंट में लॉस्ट नहीं होगी, तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाएंगे और इतनी ठंडी जगह पर भी वो सरवाइव कर पाते हैं। फिर आते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ पर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
है। तो सेम ऐसे ही सेल्स हैं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेंसली अरेंज्ड है, बहुत पास पास हैं ये फाइबर्स, है ना। वहाँ पहले कैसे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स दूर दूर प्रेजेंट थे, यहाँ पर फाइबर्स बहुत पास पास में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसके फाइबर्स में एक स्पेशल बात और होती है, ये जो फाइबर्स बने हुए हैं ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए हैं, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये फाइबर्स में स्पेशल बात क्या है कि ये फाइबर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो ये टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट हैं? हर उस जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर हमें इलास्टिसिटी की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। कहाँ पे? जैसे कि हमारी मसल्स जहाँ पर बोन्स से अटैच हो रही हैं। अब क्योंकि हम मसल्स और बोन्स को मूव करते हैं, मसल्स और बोन्स की हेल्प से ही हम चीज़ों को बॉडी को अपनी मूव कर पाते हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो मूव कर पा रही हैं। वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो डैमेज हो सकता है। ऐसे ही जहाँ पर दो बोन्स हैं, दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं जॉइंट्स पर, उन जॉइंट्स पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये जॉइंट्स को बार बार मोड़ रहे हैं हम। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो इन्हीं जगहों पर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट है। दो तरह के हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स का काम है मसल को बोन से ज्वाइन करना। ये जो आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं हाथ में टेंडन्स हैं, जो कि हाथ की मसल्स को हाथ की बोन से ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। और लिगामेंट्स जो बोन्स को, एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? जॉइंट्स पर ये प्रेजेंट है। तो ये क्या है साइड में? ये लिगामेंट्स हैं। अब क्योंकि बोन्स तो, ये जो जॉइंट्स हैं ये तो हम काफ़ी ज़्यादा मोड़ रहे हैं, तो लिगामेंट्स जो हैं वो तो काफ़ी, उन पर तो काफ़ी फोर्स लग रहा है। तो लिगामेंट्स को कैसे होने की ज़रूरत है? इनको हाईली फ्लेक्सिबल या हाईली इलास्टिक होने की ज़रूरत होती है। अगर ये हाईली इलास्टिक या हाईली फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्या होगा? फोर्स लगने पर ये टूट जाएंगे। तो लिगामेंट्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक तो टेंडन्स भी होते हैं, लेकिन टेंडन्स लिगामेंट्स के कंपैरिजन में थोड़े कम इलास्टिक होते हैं। लिगामेंट्स आर मोर इलास्टिक दैन टेंडन्स। लिगामेंट्स काम क्या कर रहे हैं? एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, जबकि टेंडन्स मसल्स को बोन से ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर, है जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जिस टिश्यू से बना हुआ है। तो इसमें आते हैं कार्टिलेज और बोन। दो तरह के टिश्यूज हैं इसमें, कार्टिलेज है और बोन है। इन्हीं दोनों से मिलाकर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। कार्टिलेज की अगर हम पहले बात करें तो सेल्स प्रेजेंट है इसमें भी, मैट्रिक्स के अंदर। इन सेल्स को अब हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन के फाइबर्स, इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं ये भी। तो कैसे हैं? ये हाईली फ्लेक्सिबल फाइबर्स ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कार्टिलेज कैसा होता है? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम मोड़ सकते हैं। कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल या कोई नर्व प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कैसे हैं? तो लिविंग सेल्स हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? सिंपल डिफ्यूजन से इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। चीज़ें बस इधर से उधर डिफ्यूज़ करके इन सेल्स तक पहुंचती हैं। कोई ब्लड वेसल्स या नर्व्स कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो ये कहाँ प्रेजेंट है? एक तो ये जॉइंट्स पर प्रेजेंट है, जॉइंट्स को हमें पता है हमें बार बार मूव करना पड़ता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। तो जॉइंट्स पर क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ पर कोई डैमेज ना हो जब हम इसको बार बार मूव करेंगे, मोड़ेंगे। और कहाँ प्रेजेंट है? ये रिब केज में प्रेजेंट है, हमारे ईयर में, एक्सटर्नल ईयर जो होता है ये पिन्ना, इसमें प्रेजेंट है। आपने देखा भी होगा, इसको हम मोड़ सकते हैं इजीली। और नोज़ की टिप जो हमारी होती है वहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसको भी आपने देखा होगा। आप इजीली इस पार्ट को मोड़ सकते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबल होता है ये पार्ट भी। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्केलेटल सिस्टम में फ्लेक्सिबल चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। और जहाँ रिजिड चीज़ें प्रेजेंट है जिनको हम मोड़ नहीं सकते, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है। बोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो बोन्स जिन स्पेशल सेल्स की बनी हुई है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक से, ये क्या है? ये बोन के सेल्स हैं। इनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज किसका बना था? कॉन्ड्रोसाइट्स का। बोन्स किसकी बनी? ऑस्टियोसाइट्स की। ये ऑस्टियोसाइट्स, ये जो बीच में आपको कैनाल दिखाई दे रही हैं, ये कैनाल जिसको हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल,
इस कैनाल के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज्ड रहते हैं। हेबर्सियन कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, और ये इसमें से जो बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर जा रही हैं हमारे ऑस्टियोसाइट्स को जाकर कनेक्ट हो रही हैं, इन्हीं के थ्रू कैपिलरीज और नर्व्स जो हैं वो पूरी बोन्स में यहाँ पर फैली हुई हैं, जिससे ऑस्टियोसाइट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। ठीक है, कार्टिलेज में हमने देखा था कोई ब्लड वेसल या कैपिलरी या नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि बोन्स में कैपिलरीज और ब्लड और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट है बोन्स में, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और एक मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड है। ये सारे में मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सेल्स एम्बेडेड है। मैट्रिक्स में स्पेशल बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन फाइबर्स की तो बनी है, साथ में यहाँ प्रेजेंट है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन्स की मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता। और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है बोन की मैट्रिक्स को कैसा कर देता है? हार्ड बना देता है, जिसकी वजह से बोन्स रिजिड हो जाती हैं। बोन्स कैसी हैं? बोन्स आर रिजिड। बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते। अगर आपकी एक बोन है कोई, ये आपका सपोज हाथ है, ये आपकी रिस्ट है, और यहाँ पर क्या है? आपकी एल्बो है, इसके बीच में यहाँ पर एक पूरी बोन प्रेजेंट है। तो क्या आप इस बोन को मोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम इस बोन को यहाँ से बीच में से कहीं से भी मोड़ नहीं सकते। ये टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो कार्टिलेज तो फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ सकते हैं, लेकिन बोन्स रिजिड होती हैं, वो मुड़ नहीं सकती। और रिजिड क्यों होती है? क्योंकि उनकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि उस मैट्रिक्स को रिजिड हार्ड बना देता है। ठीक है, काम क्या कर रही हैं बोन्स? हमारे वेरियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जैसे हमारी चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट हैं, तो लंग्स की चारों तरफ रिब्स प्रेजेंट है ना, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा जो बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं स्पेशली, उनके सेंटर में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, और इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। स्पेशल तरह के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोन मैरो में क्या बनता है? हमारा ब्लड फॉर्म होता है। ब्लड के जो डिफरेंट सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ये सब कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन्स के अंदर, बोन मैरो में ही ये फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और मोबिलिटी, यानी जो हम मूव कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो किसकी वजह से? बोन्स की वजह से। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी में एक भी बोन प्रेजेंट नहीं है, तो मूव करना दूर की बात है, आप सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो मूवमेंट भी किसकी वजह से कॉज हो पा रही है? बोन्स की वजह से। मसल्स और बोन्स जब मिलकर काम करती हैं तब हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो बोन्स के सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, जो कि हेबर्सियन कैनाल के चारों तरफ अरेंज्ड है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। बोन्स की मैट्रिक्स कैसी है? हार्ड है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, और बोन्स रिजिड हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फिर हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर, जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी मैट्रिक्स कैसी है? लिक्विड मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह तक बहकर जा सकता है। तो क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सकता है, तो मेन काम इसका क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ये अपने साथ में लेकर जा सकता है। तो ये क्या किस में हेल्प कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में, गैसेस यानी ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में, और डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स की वजह से ये डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में कनेक्शंस को पॉसिबल कर पाता है। दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, ब्लड और लिम्फ, जिसमें से हम पढ़ेंगे 9th क्लास में ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में आप पढ़ेंगे 10th में। ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, 4 मेन कंपोनेंट्स का ये बना हुआ है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? जो ब्लड की फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वही प्लाज्मा है। तो एक ब्लड में अगर हम देखें, ब्लड अपना लेकर देखें, तो उसमें ये जो नीचे बैठा हुआ है सारा पार्ट, ये सब क्या है? ये तो उसके सेल्स हैं। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पेल येलो कलर का लिक्विड, ये है उसकी मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ही डिफरेंट सेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, और 45% डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। मोस्टली ये वाटर की बनी हुई है, जिसके अंदर कुछ और केमिकल्स डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ये केमिकल्स प्रोटीन्स हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं,
मिनरल्स, विटामिन्स और गैसेस भी इसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनका एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड कलर इनका रेड होता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। आयरन को यूज़ करके ये बनता है और इसी हीमोग्लोबिन का कलर क्योंकि रेड होता है, तो इसी की वजह से आरबीसीज का कलर भी रेड होता है और उसी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। काम क्या है इस हीमोग्लोबिन का? ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, बाइंड हो सकता है और उस बाइंडेड फॉर्म में ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हमारी बॉडी क्योंकि लिविंग सेल्स की बनी हुई है, तो सभी सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही एक जगह से दूसरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स जो है, इनकी शेप कैसी होती है? बाई कॉनकेव डिस्क। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं आरबीसीज, बाई कॉनकेव का मतलब क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना डिप्रेशन, तो यहाँ से भी ये ऐसे अंदर की तरफ दबे हुए हैं, इधर वाली सरफेस से भी और दूसरी सरफेस से भी ये ऐसे अंदर को दबे हुए हैं, इधर से भी अंदर दबे हुए हैं, इधर से भी अंदर दबे हुए हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाई कॉनकेव। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डिप्रेशन है, इसका पीछे वाला साइड देखेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही एक डिप्रेशन मिलेगा। दूसरी स्पेशल बात इनमें क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्हें नैरो कैपिलरीज में से होकर मूव करना होता है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो वहाँ अटक जाएंगे और हमारी बॉडी में डैमेज कॉज होगा। और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर इसमें न्यूक्लियस होता और सेल ऑर्गेनल्स होते तो बहुत सारी जगह तो वही घेर लेते, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता। हीमोग्लोबिन कम हो जाता तो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर पाते। लेकिन क्योंकि इनमें ना न्यूक्लियस होता है ना ही और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। फिर आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, या जिनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका काम क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स के साथ में फाइट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इनका काम है कि बॉडी में कोई वायरस आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है या कोई दूसरा जर्म आ गया है, तो उसको फाइट करके, उसको अटैक करके उसको किल करने का काम ये करते हैं। तो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम ये करते हैं। बहुत सारे टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, काम इनका बेसिकली सभी का क्या है? इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होते हैं। फिर तीसरी तरह के ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, जिनका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। छोटे छोटे से ये सेल्स हैं। काम क्या है इनका? कभी बॉडी में कहीं कोई कट लग गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगी, तो उस ब्लीडिंग को रोकने का ये काम करते हैं। तो क्या होता है? प्लेटलेट्स वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो प्रोटीन के फाइबर्स फॉर्म करती हैं। फाइबर्स आपस में ज्वाइन होकर एक क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं। क्लॉट बन जाता है तो क्या होता है? फिर ब्लड और ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? ब्लड, एक छोटे से भी कट से ब्लड लगातार फ्लो होता रहेगा और हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स क्या कर रही हैं? कहीं पर भी कोई कट लग गया है तो वहाँ पर ये क्लॉट फॉर्म करने का काम कर रही हैं, ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। ब्लड के फंक्शंस को अगर हम देखें तो अभी हमने पीछे कुछ फंक्शंस तो देखे ही, जैसे आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है, डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा है वो डिजोल्व फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे सेल से किडनी तक ले जा रही है, ताकि वहाँ पर हमारा ब्लड फ़िल्टर हो सके। उसके अलावा CO2 को डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रही है। हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एक और काम जो ब्लड का है वो है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कैसे? सपोज़ कीजिए ठंड का टाइम है ना, कोल्ड सीज़न है, तो उस टाइम पर क्या होगा? हमारी जो स्किन पर कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ यानी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि वो स्किन पर प्रेजेंट है तो वो एनवायरनमेंट की डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये कैसी हो जाएंगी? ये सर्दियों में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती हैं।
अब जब ये नैरो हो जाएंगी तो क्या होगा, इनमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो यानी कम ब्लड जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो हीट का लॉस कम होगा। तो उससे क्या होगा, हीट लॉस इज रिड्यूस्ड। हीट लॉस इज रिड्यूस्ड। कम हीट का लॉस होगा तो हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाएंगे। और अगर हॉट सीजन है, गर्मी है बहुत, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। जो कैपिलरीज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी, है ना, फैल जाएंगी, डाइलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर कैपिलरीज क्या हो रही हैं, डाइलेट हो रही हैं, फैल रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा और जिसकी वजह से हीट का लॉस ज़्यादा होगा और तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो सर्दियों में क्या होता है, स्किन की कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं जिससे कि हीट का लॉस कम हो जाता है बॉडी से, और गर्मियों में ये कैपिलरीज डाइलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी से हीट का लॉस ज़्यादा हो पाता है। इस तरह से हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यही सब था कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। एक बार अगर हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, वो टिश्यूज़ हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का और सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हमने फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होता है कि जो फाइबर्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स में वो दूर दूर प्रेजेंट है। दो मेन तरह के हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर देखे हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है, तो ऑर्गन्स के चारों तरफ, दो ऑर्गन्स के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में ये एरियोलर टिश्यू फिल्ड रहता है। और एडिपोज टिश्यू में स्पेशल बात क्या है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो लिपिड्स यानी फैट्स को स्टोर कर सकते हैं, तो इसका जो मेन काम है वो है फैट को स्टोर करके रखना, जिसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है और बॉडी को इंसुलेट करने का भी काम करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिर हमने देखे जिसमें फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा है। ये दो तरह के होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये वहाँ प्रेजेंट हैं जहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कहीं कुछ शॉक लग रहा है या फोर्स लग रहा है जिसको ये टॉलरेट कर पाए। तो ये कैसे हैं, दोनों फ्लेक्सिबल हैं, दोनों इलास्टिक हैं। टेंडन्स का काम है मसल्स को बोन से ज्वाइन करना और लिगामेंट्स का काम है एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करना। लिगामेंट्स टेंडन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। फिर आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज बने कॉन्ड्रोसाइट्स के और फाइबर्स के, जो एक स्पेशल प्रोटीन के बने हैं, जो प्रोटीन्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल या नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही एक पार्ट है। बोन्स की अगर हम बात करें तो ये बने हैं ऑस्टियोसाइट्स नाम के सेल्स से, जो कि हेवर्सिन कैनाल के चारों तरफ कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर बोन्स में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट नाम का मिनरल प्रेजेंट होता है। तो बोन्स में क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, इसलिए बोन्स रिजिड होती हैं, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती। फिर हमने बात की फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा ब्लड, जिसकी जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फ्लोट कर रहे हैं और प्लाज्मा का काम है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, जिनके अंदर प्रेजेंट है एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसका काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जिनका काम है वायरसेस, बैक्टीरिया और जो भी कोई जर्म बॉडी में एंटर करते हैं उनको फाइट करके उन्हें किल करना। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, जिनका काम है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। तो ब्लड के फंक्शंस फिर हमने देखे, ब्लड के क्या फंक्शंस हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे RBCs करते हैं, ब्लड क्लॉट को प्लेटलेट्स फॉर्म करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करना जो कि WBC करते हैं, प्लाज्मा के थ्रू चीज़ों को इधर से उधर तक ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ये सारी जो हमने चीज़ें आज पढ़ी हैं, ये सारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में और साथ ही साथ टाइम मिला तो नर्वस टिश्यू के बारे में। लास्ट दो टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।